12.1 परिचय। यूनिट 12 002 की पुस्तक 2 में ब्लॉक 4 की पहली इकाई है। चूंकि पुस्तक 2 का उद्देश्य आपको शोध विधियों और तकनीकों से परिचित कराना है, इसलिए यह शोध की अवधारणा और शोध के प्रकारों पर ध्यान केंद्रित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि विभिन्न प्रकार के शोध में क्या शामिल है और आप विभिन्न शोध तकनीकों का उपयोग कैसे कर सकते हैं। आपको शोध के एक हिस्से को वर्गीकृत करने के विभिन्न तरीकों से परिचित होने की आवश्यकता है। साथ ही आपको यह समझना चाहिए कि उल्लिखित कोई भी प्रकार दूसरों से पूरी तरह अलग नहीं है। वास्तव में विभिन्न प्रकारों को संयोजित करना और विभिन्न दृष्टिकोणों के लिए खुला होना आपको शोध प्रक्रिया को अधिक सुचारू रूप से नेविगेट करने में मदद कर सकता है। आपको एक सूचित शोधकर्ता होने की आवश्यकता है, और यही कारण है कि ब्लॉक 4 की इकाइयों का उद्देश्य शोध मामलों के प्रति आपकी संवेदनशीलता को बढ़ाना है। 12.2 शोध क्या है? शोध नए और मान्य निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए चुने गए विषय का एक व्यवस्थित अध्ययन है। समाजशास्त्र में हम सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक शोध में संलग्न होते हैं। शोध वैज्ञानिक कैसे बनता है? यदि आपका अध्ययन जांच की तार्किक पद्धति का अनुसरण करता है, तो आप दावा कर सकते हैं कि आपका शोध वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक शोध में किसी चुने हुए विषय की जांच करना शामिल है ताकि उस विषय पर मौजूदा ज्ञान में वृद्धि की जा सके। वैज्ञानिक रूप से मान्य ज्ञान का उत्पादन करने के लिए आपके शोध को एक जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा जो वैध निष्कर्षों की ओर ले जाए। आपके निष्कर्षों की वैधता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि आपने अपने शोध को संचालित करने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया और आपने उन तरीकों को कितनी अच्छी तरह से लागू किया। आपके शोध का मूल्यांकन करने वाले लोग इस बात पर भी विचार करेंगे कि आपके निष्कर्ष आपके शोध विषय की सैद्धांतिक समझ में कैसे योगदान करते हैं। क्या उपरोक्त बताता है कि शोध क्या है? शायद पूरी तरह से नहीं। यह आपको इस बात का एक व्यापक विचार देता है कि शोध का क्या मतलब है और शोध कैसे वैज्ञानिक हो सकता है। उपरोक्त कथनों में हमने कई शब्दों का इस्तेमाल किया है, विशेष रूप से चुना हुआ विषय, सैद्धांतिक समझ और वैधता। इन शब्दों को स्पष्ट करने से यह समझने में मदद मिलेगी कि शोध क्या है। तो आइए उन शब्दों को परिभाषित करें और उन्हें समझाएं। हमने किसी के चुने हुए विषय का उल्लेख किया है। इसका मतलब है कि शोध विषय तय करने में स्पष्ट विकल्प है। यह प्रवेश बिंदु है। कोई शोध विषय या समस्या का चयन कैसे करता है? चुनाव कई कारकों पर निर्भर करता है। यह सीधा लग सकता है, लेकिन कभी-कभी इसमें लंबी बहस, संदेह और संघर्ष शामिल हो सकता है। उदाहरण के लिए, मदन ने विस्तार से वर्णन किया है कि कैसे और क्यों उन्होंने अपने समुदाय, कश्मीर घाटी के पंडितों का अध्ययन करना चुना। सोजबर्ग और नेट ने अपनी पुस्तक ए मेथोडोलॉजी फॉर सोशल रिसर्च में उल्लेख किया है कि फैशन, सनक और कमियां कई शोधकर्ताओं के विषय विकल्पों को प्रभावित कर सकती हैं। कुछ लोग मौजूदा परिस्थितियों में सुधार करना चाह सकते हैं और सामाजिक रूप से उपयोगी शोध पर काम करने का फैसला कर सकते हैं। अन्य लोग वैज्ञानिक जांच के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण समस्या पर काम करना चाह सकते हैं। चाहे आपने शोध समस्या कैसे और क्यों चुनी हो, आपको खुद से वे सवाल पूछना बहुत उपयोगी लगेगा जो बर्नार्ड ने सभी शोधकर्ताओं को पूछने का सुझाव दिया है। क्या आपके शोध का विषय वास्तव में आपकी रुचि रखता है? क्या आपके शोध विषय पर वैज्ञानिक जांच करना संभव है? क्या आपके पास अपना शोध शुरू करने और पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है? क्या आपको अपने शोध प्रश्न पूछने या कुछ विधियों और तकनीकों का उपयोग करके किसी भी नैतिक या नैतिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है? क्या आपके शोध का विषय सैद्धांतिक रूप से महत्वपूर्ण और दिलचस्प है? हो सकता है कि आपको उपरोक्त प्रश्न सामान्य लगें, लेकिन मुझे लगता है कि बर्नार्ड की सलाह उन लोगों के लिए अच्छी है जो अभी तक अनुभवी शोधकर्ता नहीं हैं। इस तरह के सवाल एक शोधकर्ता को शोध विषय चुनने के कारणों की गहराई से जांच करने में मदद करते हैं। हमने जो दूसरा शब्द इस्तेमाल किया वह था सैद्धांतिक समझ। इस अभिव्यक्ति का क्या मतलब है? सिद्धांत में तथ्यों का अमूर्तन शामिल है। एक तथ्य एक अवलोकन है जिसे अनुभवजन्य रूप से सत्यापित किया जा सकता है। यदि अनुभवजन्य रूप से सत्यापित तथ्यों के अवलोकन के आधार पर आप एक अमूर्तन का निर्माण कर सकते हैं। 2
प्रासंगिक तथ्यों को व्यवस्थित करने, वर्गीकृत करने और परस्पर संबंधित करने के लिए एक वैचारिक ढांचा तैयार कर सकते हैं। और 3, अनुभवजन्य और प्रणालीगत सामान्यीकरण के रूप में तथ्यों को सारांशित कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आपने अपने चुने हुए विषय की सैद्धांतिक समझ हासिल कर ली है। सैद्धांतिक समझ हमें कभी कभी तथ्यों के कुछ संयोजनों के तार्किक परिणामों की भविष्यवाणी करने में मदद करती है। अन्य समय में ऐसी सैद्धांतिक समझ विषय के बारे में हमारे ज्ञान में अंतराल को इंगित कर सकती है। वैधता के बिंदु के बारे में संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सत्यापन पहले सामान्य ज्ञान विश्लेषण को संदर्भित करता है या यह बताता है कि किसी के चुने हुए विषय के बारे में क्या है या इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। हम बाद में शोध के मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरीकों के संदर्भ में किसी विषय की मान्यता प्राप्त करने के लिए आगे के चरणों का अध्ययन करेंगे। बेशक, आपको केवल तार्किक और सामान्य ज्ञान सत्यापन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा सत्यापन केवल संभाव्यता की श्रेणी में आता है और कभी भी निश्चित नहीं हो सकता है। आपको वैधता को मापने के लिए एक पैमाने का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। यह एक ऐसा विषय है जिसे आप इस पाठ्यक्रम में बाद में सीखेंगे। अब हम समाजशास्त्रीय साहित्य में आपको मिलने वाले शोध के प्रकारों पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन प्रकारों के बारे में बात करने से पहले आइए समाजशास्त्रीय शोधकर्ताओं के बारे में कुछ धारणाओं को दूर करें। सामाजिक कार्य अनुसंधान का एक उदाहरण देते हुए रीड ने बताया है कि अनुसंधान हमेशा वह नहीं होता जिसे आप वैज्ञानिक कहेंगे। यह उपयोगी जानकारी एकत्र करने तक सीमित हो सकता है। कई बार ऐसी जानकारी किसी निश्चित कार्रवाई की योजना बनाने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा, इस तरह के शोध कार्य में एकत्र किए गए डेटा से बाद में किसी चरण में सिद्धांत का निर्माण हो सकता है। इसलिए आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारी सैद्धांतिक व्याख्याओं में जाने के बिना उपयोगी जानकारी उत्पन्न करने वाले शोध को बदनाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर, आपको यह पहचानना बेहतर होगा कि कभी-कभी केवल तथ्यों का संग्रह सामाजिक वास्तविकता की पूरी समझ नहीं देता है। इसलिए डेटा को केवल डेटा एकत्र करने के लिए एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है। घटना की समझ के लिए आपको एक वैचारिक और सैद्धांतिक योजना बनाने की आवश्यकता है, जो आपको तथ्यों के एक बड़े समूह को आपस में जोड़ने और उन्हें व्यवस्थित रूप से व्याख्या करने में मदद करेगी। इसके अलावा, वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए आपको अपने स्वयं के शोध सेटिंग के समय और स्थान से परे जाने और अपने निष्कर्षों के आधार पर सामान्यीकरण की तलाश करने की आवश्यकता है। आपके शोध की यह विशेषता इसे ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में लागू करेगी। अंत में, आपको यह पहचानने की आवश्यकता है कि शोध की लंबी प्रक्रिया के बाद उत्पन्न ज्ञान केवल ज्ञान के उत्पादन के लिए नहीं है। जैसा कि वालस्टीन ने कहा, ज्ञान का उत्पादन समाज की भलाई की खोज के लिए तैयार किया गया है। इस बिंदु पर मेरा सुझाव है कि आप पुस्तक 1 के परिचय के पहले वाक्य पर वापस जाएं। इससे आपको शोध पद्धतियों और सामाजिक शोध के तरीकों में खुद को प्रशिक्षित करने के महत्व को समझने में मदद मिलेगी। आइए अब निम्नलिखित चिंतन और कार्रवाई 12.1 को पूरा करने के बाद शोध के बुनियादी प्रकारों की रूपरेखा तैयार करें। मैं अपनी पसंद के विषय पर शोध क्यों करना चाहूंगा? परिचय। शोध अकादमिक उन्नति और व्यक्तिगत विकास की आधारशिला है। यह किसी विशेष विषय में व्यवस्थित जांच का प्रतिनिधित्व करता है, जो ज्ञान के मौजूदा ढांचे में योगदान देता है और बौद्धिक विकास को बढ़ावा देता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के एक छात्र के रूप में मानव विज्ञान में मास्टर डिग्री प्राप्त करने के लिए मैं खुद को व्यक्तिगत जिज्ञासा और शैक्षणिक कठोरता के चौराहे पर पाता हूं। यह नोट मेरी पसंद के विषय पर शोध करने की मेरी प्रेरणाओं पर प्रकाश डालता है। मदन, 2004 के लेख इन परस्यूट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी और मेरी अपनी आकांक्षाओं से अंतर्दृष्टि को दर्शाता है। मदन के दृष्टिकोण का प्रभाव। अपने लेख में मदन 2004 मानव विज्ञान के सार और अध्ययन के इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के पीछे की प्रेरणा का पता लगाते हैं। वह जिज्ञासा के महत्व, मानव समाजों को समझने की इच्छा और ज्ञान में योगदान देने के मूल्य पर जोर देते हैं। ये तत्व मेरी अपनी प्रेरणाओं और आकांक्षाओं के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होते हैं। मदन का काम इस बात पर प्रकाश डालता है कि शोध केवल एक अकादमिक आवश्यकता नहीं है, बल्कि अन्वेषण और खोज की यात्रा है।
जिज्ञासा और ज्ञान की खोज। मदन इस बात पर जोर देते हैं कि मानव विज्ञान के मूल में मानव समाज के बारे में एक अतृप्त जिज्ञासा निहित है। यह जिज्ञासा शोध करने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक मौलिक प्रेरणा है। नृविज्ञान में मेरी रुचि इसी तरह की जिज्ञासा से उपजी है। मानव संस्कृतियों, सामाजिक संरचनाओं और लोगों द्वारा अपने पर्यावरण के साथ बातचीत करने के असंख्य तरीकों की विविधता से रोमांचित हूं। यह जिज्ञासा मुझे नृविज्ञान के विशिष्ट पहलुओं में गहराई से जाने, पैटर्न को उजागर करने और मानव व्यवहार की व्यापक समझ में योगदान करने के लिए मजबूर करती है। मानव समाज को समझना। शोध करने के लिए मेरे इच्छुक होने का एक प्राथमिक कारण मानव समाज को अधिक व्यापक रूप से समझने की इच्छा है। नृविज्ञान, जैसा कि मदन बताते हैं, एक अनूठा लेंस प्रदान करता है जिसके माध्यम से हम सामाजिक संरचनाओं, सांस्कृतिक मानदंडों और मानवीय अंतःक्रियाओं की जटिलताओं का अध्ययन कर सकते हैं। शोध में संलग्न होकर मेरा उद्देश्य इन जटिलताओं का विश्लेषण और व्याख्या करना है, मानव जीवन के उन पहलुओं पर प्रकाश डालना है जिन्हें अक्सर अनदेखा किया जाता है या गलत समझा जाता है। ज्ञान में योगदान। मदन का लेख मानव विज्ञान के भीतर ज्ञान के भंडार में योगदान देने के महत्व पर जोर देता है। यह योगदान न केवल एक अकादमिक खोज है, बल्कि समाज को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने का एक तरीका भी है। अपनी पसंद के विषय पर शोध करके मैं मौजूदा ज्ञान में वृद्धि कर सकता हूं, नए दृष्टिकोण और अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता हूं। यह योगदान विशेष रूप से उन क्षेत्रों में सार्थक हो सकता है जो लोगों के जीवन को सीधे प्रभावित करते हैं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक न्याय। शोध के लिए व्यक्तिगत प्रेरणाएं। मदन के दृष्टिकोण के प्रभावों से परे शोध करने की मेरी व्यक्तिगत प्रेरणाएं बहुआयामी हैं। उनमें सीखने का जुनून, बौद्धिक चुनौती की इच्छा, व्यक्तिगत विकास की क्षमता और सार्थक प्रभाव डालने का अवसर शामिल है। सीखने का जुनून। सीखने के लिए एक गहरा जुनून शोध करने की मेरी इच्छा के मूल में है। अपनी शैक्षणिक यात्रा के दौरान मैं हमेशा नई जानकारी की खोज करने और जटिल अवधारणाओं को समझने के लिए प्रेरित रहा हूं। यह जुनून किसी विषय में गोता लगाने, उसकी बारीकियों की खोज करने और नई अंतर्दृष्टि को उजागर करने के लिए मेरे उत्साह को बढ़ाता है। शोध मुझे निरंतर सीखने में संलग्न होने की अनुमति देता है, जिससे मेरी बौद्धिक जिज्ञासा जीवित रहती है। बौद्धिक चुनौती। शोध एक बौद्धिक चुनौती प्रस्तुत करता है जो उत्तेजक और पुरस्कृत दोनों है। शोध प्रश्न तैयार करने, कार्यप्रणाली तैयार करने, डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने और निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया में आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल की आवश्यकता होती है। जटिल समस्याओं से निपटने और अभिनव समाधान खोजने की चुनौती से प्रेरित हूं। शोध का यह पहलू मुझे अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विस्तार करने और विषय वस्तु की गहरी समझ विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। व्यक्तिगत विकास। शोध में संलग्न होना कई तरीकों से व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देता है। यह आलोचनात्मक सोच, विश्लेषणात्मक तर्क और प्रभावी संचार जैसे कौशल को बढ़ाता है। ये कौशल न केवल शिक्षा जगत में बल्कि विभिन्न पेशेवर और व्यक्तिगत संदर्भों में भी मूल्यवान है। इसके अतिरिक्त शोध करने की प्रक्रिया लचीलापन और दृढ़ता का निर्माण करती है, क्योंकि इसमें अक्सर बाधाओं और असफलताओं पर काबू पाना शामिल होता है। यह व्यक्तिगत विकास मेरे लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरक है, क्योंकि यह एक विद्वान और एक व्यक्ति के रूप में मेरे समग्र विकास में योगदान देता है। सार्थक प्रभाव डालना। शोध करने की इच्छा रखने के सबसे सम्मोहक कारणों में से एक सार्थक प्रभाव डालने की क्षमता है। शोध नीति को प्रभावित कर सकता है, अभ्यास को सूचित कर सकता है और सामाजिक परिवर्तन में योगदान दे सकता है। अपनी रुचियों और जुनून के साथ संरेखित विषय चुनकर मैं उन मुद्दों को संबोधित कर सकता हूं जो मेरे और मेरे समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है। सामाजिक न्याय, सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित शोध विषयों पर विचार करते समय यह प्रभाव संचालित प्रेरणा विशेष रूप से मजबूत होती है। शोध के माध्यम से सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली प्रोत्साहन है। शोध में स्वायत्तता की अपील। एक और महत्वपूर्ण कारक जो मुझे शोध करने की ओर आकर्षित करता है, वह है स्वायत्तता जो यह प्रदान करता है। अपनी रुचि का विषय चुनने से मुझे ऐसे विषयों पर काम करने की अनुमति मिलती है जो व्यक्तिगत रूप से सार्थक और आकर्षक हों।
शोध प्रक्रिया के दौरान प्रेरणा और समर्पण बनाए रखने के लिए यह स्वायत्तता महत्वपूर्ण है। रुचियों का पता लगाने की स्वतंत्रता। शोध में स्वायत्तता उन विषयों का पता लगाने की स्वतंत्रता प्रदान करती है जो वास्तव में मेरी रुचि रखते हैं। शोध परियोजना के दौरान उत्साह और प्रतिबद्धता बनाए रखने के लिए यह स्वतंत्रता आवश्यक है। जब मैं विषय के बारे में भावुक होता हूं, तो मैं उच्च गुणवत्ता वाले काम का उत्पादन करने के लिए आवश्यक समय और प्रयास का निवेश करने की अधिक संभावना रखता हूं। यह आंतरिक प्रेरणा समग्र शोध अनुभव को बढ़ाती है और अधिक सार्थक परिणामों में योगदान देती है। व्यक्तिगत प्रासंगिकता और जुड़ाव। अपनी पसंद के विषय पर शोध करना व्यक्तिगत प्रासंगिकता और जुड़ाव सुनिश्चित करता है। जब शोध विषय मेरी रुचियों और मूल्यों के साथ संरेखित होता है, तो मैं प्रक्रिया और परिणामों में अधिक निवेश करता हूं। यह जुड़ाव न केवल शोध की गुणवत्ता में सुधार करता है, बल्कि अनुभव को और भी अधिक संतोषजनक बनाता है। व्यक्तिगत प्रासंगिकता का अर्थ यह भी है कि शोध निष्कर्ष मेरे अपने अनुभवों और दृष्टिकोणों के साथ प्रतिध्वनित होने की अधिक संभावना रखते हैं, जिससे काम में गहराई और प्रामाणिकता आती है। शोध प्रक्रिया का स्वामित्व। शोध में स्वायत्तता होने से मुझे अवधारणा से लेकर निष्पादन तक पूरी प्रक्रिया का स्वामित्व लेने की अनुमति मिलती है। यह स्वामित्व सशक्त बनाता है और काम में जिम्मेदारी और गर्व की भावना पैदा करता है। यह समस्या समाधान और निर्णय लेने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण को भी प्रोत्साहित करता है, क्योंकि मैं परियोजना की सफलता के लिए जवाबदेह हूं। स्वामित्व की यह भावना एक शक्तिशाली प्रेरक है और शोध के प्रति मेरी समग्र प्रतिबद्धता को बढ़ाती है। चुनौतियां और विचार। जबकि शोध करने के लिए कई सम्मोहक कारण हैं, इसमें शामिल चुनौतियों और विचारों को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। इन चुनौतियों में कठोर कार्यप्रणाली, नैतिक विचारों और असफलताओं की संभावना की आवश्यकता शामिल है। कठोर कार्यप्रणाली। शोध करने के लिए निष्कर्षों की वैधता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक कठोर और व्यवस्थित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इसमें सावधानीपूर्वक योजना बनाना, सटीक डेटा संग्रह और गहन विश्लेषण शामिल है। इस स्तर की कठोरता को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर नौसिखिए शोधकर्ताओं के लिए। हालांकि, इस प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त कौशल और ज्ञान अमूल्य हैं और शोध की समग्र गुणवत्ता में योगदान करते हैं। नैतिक विचार। किसी भी शोध परियोजना में नैतिक विचार सर्वोपरि हैं। प्रतिभागियों के साथ नैतिक व्यवहार सुनिश्चित करना, गोपनीयता बनाए रखना और पूर्वाग्रह से बचना जिम्मेदार शोध करने के महत्वपूर्ण पहलू हैं। इन नैतिक विचारों को समझने के लिए नैतिक सिद्धांतों की गहरी समझ और शोध प्रक्रिया के दौरान उन्हें बनाए रखने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। यह जिम्मेदारी एक महत्वपूर्ण विचार है, लेकिन सार्थक और प्रभावशाली शोध करने का एक महत्वपूर्ण पहलू भी है। असफलताओं और विफलताओं की संभावना। शोध स्वाभाविक रूप से अनिश्चित है और असफलताएं और विफलताएं इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं। प्रयोगों से अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सकते हैं, डेटा एकत्र करना मुश्किल हो सकता है और विश्लेषण से अप्रत्याशित चुनौतियां सामने आ सकती हैं। ये असफलताएं हतोत्साहित कर सकती हैं, लेकिन ये सीखने और विकास के अवसर भी हैं। इन चुनौतियों से निपटने और अंततः शोध में सफलता प्राप्त करने के लिए लचीलापन और दृढ़ता विकसित करना आवश्यक है। निष्कर्ष। अंत में, अपनी पसंद के विषय पर शोध करने की मेरी इच्छा व्यक्तिगत प्रेरणाओं और अकादमिक प्रभावों के संयोजन से प्रेरित है। मदन, 2004 के लेख इन परस्यूट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी से प्राप्त अंतर्दृष्टि जिज्ञासा मानव समाजों को समझने और ज्ञान में योगदान देने के महत्व को उजागर करती है। ये तत्व मेरी अपनी आकांक्षाओं और प्रेरणाओं के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। इसके अतिरिक्त, सीखने का जुनून, बौद्धिक चुनौती, व्यक्तिगत विकास और सार्थक प्रभाव डालने की क्षमता शोध को आगे बढ़ाने के लिए आकर्षक कारण है। अपने शोध विषय को चुनने से मिलने वाली स्वायत्तता इस अपील को बढ़ाती है, रुचियों का पता लगाने की स्वतंत्रता प्रदान करती है, व्यक्तिगत प्रासंगिकता सुनिश्चित करती है और शोध प्रक्रिया के स्वामित्व को बढ़ावा देती है। हालांकि, इसमें शामिल चुनौतियों को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है, जिसमें कठोर कार्यप्रणाली, नैतिक विचार और असफलताओं की संभावना शामिल है। अंततः, शोध करना अन्वेषण, खोज और विकास की यात्रा है। यह किसी विषय में गहराई से जाने,
ज्ञान के भंडार में योगदान करने और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने का अवसर है। इग्नू के एक छात्र के रूप में मैं इस यात्रा पर निकलने की संभावना को लेकर उत्साहित हूं और इसके द्वारा प्रस्तुत अवसरों और चुनौतियों का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। 12.3 शोध के प्रकार। जैसा कि पहले बताया गया है, आपको ऐसे शोध मिल सकते हैं जो अत्यधिक सैद्धांतिक हैं, या ऐसे शोध जो व्यावहारिक कारणों से किए जाते हैं, जैसे निर्णय लेने के लिए तथ्य जुटाना। चाहे शोध वैज्ञानिक हो, सैद्धांतिक हो या व्यावहारिक, यह व्यवस्थित होना चाहिए और स्थापित शोध विधियों का उपयोग करना चाहिए। यही एक कारण है कि आप इस कोर्स का अध्ययन क्यों कर रहे हैं। केवल शोध विधियों का उपयोग करने से आपका शोध वैज्ञानिक नहीं बन जाता। यह तब वैज्ञानिक बन जाता है जब आप अपने क्षेत्र में अवधारणाओं, सिद्धांतों या सैद्धांतिक चर्चाओं से निपटते हैं। यही कारण है कि पुस्तक 1 में आपने सामाजिक वास्तविकता को समझने के लिए समाजशास्त्र में विभिन्न विचारधाराओं के सैद्धांतिक योगदान के बारे में सीखा। शोध में कोई शॉर्टकट नहीं है और प्रक्रिया आमतौर पर लंबी होती है। हालांकि आपके अध्ययन को डिजाइन करते समय विचार करने के लिए विभिन्न प्रकार के शोध हैं। यही कारण है कि हम शोध के प्रकारों पर चर्चा करते हैं। आप अपने स्वयं के अध्ययन में कई प्रकार के शोध को जोड़ सकते हैं। कई प्रकार एक साथ बेहतर काम करते हैं, हालांकि उन्हें अलग अलग प्रकारों के रूप में सूचीबद्ध करने से यह संकेत मिल सकता है कि वे असंगत हैं। प्रकारों की सूची पर जाने से पहले याद रखें कि प्रत्येक प्रकार आपके शोध में उपयोगी हो सकता है। विशिष्ट प्रकारों की खूबियों या कमियों के बारे में बहस ने अक्सर अनुभवहीन शोधकर्ताओं को यह महसूस कराया है कि उन्हें एक विधि को दूसरे पर चुनने की आवश्यकता है। ये बहसें प्रत्येक प्रकार के कई उपयोगों को उजागर करने में सहायक थीं, लेकिन उन्होंने शोधकर्ताओं के बीच संदेह और संघर्ष भी पैदा किया। वैज्ञानिक अनुसंधान के आरंभ में आगमनात्मक और निगमनात्मक अनुसंधान के बारे में बहस हुई, जिसमें प्रत्येक प्रकार के समर्थक अपने मामले पर बहस करते थे। पुस्तक 1 की इकाई 1 देखें। सैद्धांतिक अनुसंधान बनाम केवल तथ्य एकत्र करने के मूल्य के बारे में भी चर्चा हुई। सामाजिक वैज्ञानिकों ने शुद्ध और अनुप्रयुक्त अनुसंधान के बीच अंतर किया। कई लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि ये तत्व परस्पर विरोधी नहीं हैं और आवश्यकतानुसार इनका एक साथ उपयोग किया जा सकता है। बॉक्स 12.1 मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान के संयोजन पर मायरडल की सलाह। आदर्श सामुदायिक अध्ययन को अध्ययन किए जा रहे समुदाय में व्यक्तियों और परिवारों से संबंधित महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक डेटा के सावधानीपूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण से शुरू करना चाहिए। फिर दृष्टिकोण, सांस्कृतिक लक्षण, व्यवहार पैटर्न और सामाजिक स्थिति की भावनाओं पर कम मापने योग्य डेटा का अवलोकन किया जाना चाहिए और सांख्यिकीय ढांचे में एकीकृत किया जाना चाहिए। अब आइए शोध के संभावित प्रकारों को देखें। सरंताकोस द्वारा 15 प्रकार के सामाजिक अनुसंधान की व्यवस्था के समान, हम जोड़ों में अनुसंधान प्रकारों की एक सूची प्रस्तुत करते हैं। 1. मूलभूत और अनुप्रयुक्त। 2. वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक। 3. अनुभवजन्य और खोजपूर्ण। 4. मात्रात्मक और गुणात्मक। 5. व्याख्यात्मक, कारणात्मक और अनुदैर्ध्य। 6. प्रायोगिक और मूल्यांकनात्मक। प्रत्येक प्रकार अनुसंधान के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है और आप अपने अनुसंधान उद्देश्य के आधार पर उन्हें मिला सकते हैं और मिलान कर सकते हैं। बॉक्स 12.2 सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न उद्देश्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। बॉक्स 12.2 सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न उद्देश्य। एक उद्देश्य ऐसी घटना को समझना हो सकता है जिस पर पहले शोध नहीं किया गया है या जो अविश्वसनीय जानकारी पर आधारित है। इस उद्देश्य के साथ किए जाने वाले अनुसंधान को आमतौर पर खोजपूर्ण या सूत्रबद्ध अनुसंधान कहा जाता है। दूसरा उद्देश्य किसी ज्ञात और व्याख्या की गई घटना का आगे अध्ययन करना हो सकता है, जिसमें संभवतः आपके चुने हुए विषय क्षेत्र में परिकल्पनाओं का परीक्षण शामिल हो। इस उद्देश्य के साथ किए जाने वाले अनुसंधान को वर्णनात्मक अनुसंधान के रूप में जाना जाता है। तीसरा उद्देश्य नियंत्रित सेटिंग में चरों के बीच एक कारण संबंध स्थापित करना हो सकता है। इस उद्देश्य से किए गए शोध को प्रायोगिक शोध कहा जाता है। अब हम ऊपर दी गई सूची में से प्रत्येक जोड़ी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। MSO 002 की 3 पुस्तकों में प्रत्येक प्रकार को विस्तार से कवर किया गया है। एक बुनियादी
या शुद्ध या मौलिक, और अनुप्रयुक्त अनुसंधान। बुनियादी अनुसंधान, जिसे शुद्ध या मौलिक अनुसंधान के रूप में भी जाना जाता है, व्यावहारिक उपयोग की किसी भी चिंता के बिना सिद्धांतों, कानूनों या मौलिक नियमों को समझने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य अपने लिए ज्ञान प्राप्त करना है। शुद्ध अनुसंधान में संदेहों को सत्यापित करने और हल करने के लिए किसी घटना की खोज करना शामिल है। यदि संदेह की पुष्टि हो जाती है, तो शोध निष्कर्षों के आधार पर संबंधित सिद्धांतों और कानूनों को संशोधित किया जा सकता है। कोई यह तर्क दे सकता है कि अच्छे सिद्धांत बहुत व्यावहारिक होते हैं। उदाहरण के लिए, समूह मन, सामूहिक व्यवहार या समूह गतिशीलता के बारे में एक सिद्धांत विकसित करना बहुत उपयोगी हो सकता है। शुद्ध अनुसंधान सामाजिक घटनाओं के बारे में मौजूदा सिद्धांतों का भी परीक्षण करता है, या तो उनका समर्थन करता है या उन्हें अस्वीकार करता है। समाजशास्त्री अक्सर सामाजिक घटनाओं को नियंत्रित करने वाले कानूनों की खोज करने के लिए शुद्ध अनुसंधान करते हैं। इस प्रकार का शोध अक्सर आवश्यक अवधारणाओं और तकनीकी शब्दावली को विकसित करने में मदद करता है, जबकि शुद्ध अनुसंधान सिद्धांतों और कानूनों को उजागर करता है। अनुप्रयुक्त अनुसंधान सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए उनका उपयोग करने के तरीके खोजता है। अनुप्रयुक्त अनुसंधान इन समस्याओं का विश्लेषण और समाधान करने पर केंद्रित है। समाजशास्त्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान सामाजिक, अर्धसामाजिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक मुद्दों को संबोधित करता है। समाजशास्त्री यह समझने के लिए शुद्ध शोध करते हैं कि अपराध क्यों किए जाते हैं या व्यक्ति अपराधी कैसे बनते हैं। जब समाजशास्त्री अपराधियों के पुनर्वास और उनके विचलित व्यवहार को नियंत्रित करने के तरीके खोजने की कोशिश करते हैं, तो वे अनुप्रयुक्त शोध कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि समाजशास्त्री ट्रक और ऑटोरिक्शा चालकों या औद्योगिक श्रमिकों के बीच नशीली दवाओं के दुरुपयोग की प्रकृति और सीमा का अध्ययन करते हैं, तो वे शुद्ध शोध कर रहे होते हैं। यदि वे इन समूहों के बीच नशीली दवाओं के दुरुपयोग को कम करने के तरीके का अध्ययन करते हैं, तो यह अनुप्रयुक्त शोध बन जाता है। अनुप्रयुक्त शोध सामाजिक समस्याओं से परे है और इसका उपयोग सामाजिक नियोजन, सामाजिक कानून, सामाजिक स्वच्छता, धर्म और बहुत कुछ के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, परिवार नियोजन अनुसंधान का उद्देश्य कुछ सिद्धांतों को लागू करना है। अनुप्रयुक्त शोध पर जोर देने से समाजशास्त्र का महत्व बढ़ सकता है। 2. वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक शोध। वर्णनात्मक शोध एक सामाजिक स्थिति, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक प्रणालियों, सामाजिक संरचनाओं आदि की व्याख्या करता है। इसका मुख्य लक्ष्य चीजों की वर्तमान स्थिति का वर्णन करना है। उदाहरण के लिए, नशीली दवाओं के दुरुपयोग के अध्ययन में कॉलेज के छात्रों के बीच नशीली दवाओं के दुरुपयोग की सीमा, इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं के प्रकार, नशीली दवाओं के उपयोग के कारण, नशीली दवाओं के स्रोत और नशीली दवाओं के उपयोग के प्रभावों के बारे में प्रश्न शामिल होंगे। सामाजिक विज्ञान में हम अक्सर वर्णनात्मक अध्ययनों को पूर्वव्यापी शोध कहते हैं। इस शोध की मुख्य विशेषता यह है कि शोधकर्ता चर को नियंत्रित नहीं करते हैं, वे केवल वही रिपोर्ट कर सकते हैं जो हुआ है या हो रहा है। वर्णनात्मक शोध सामान्य आबादी के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों की विशेषताओं की एक विस्तृत श्रृंखला का सटीक वर्णन करने के लिए सर्वेक्षणों का उपयोग करता है। विश्लेषणात्मक शोध में शोधकर्ता पहले से उपलब्ध तथ्यों या सूचनाओं का उपयोग करता है और उनका विश्लेषण करके एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन करता है। एकत्रित विचारों, तथ्यों और आंकड़ों से परे, एक सामाजिक विश्लेषक का मानना है कि कुछ और अधिक महत्वपूर्ण और खुलासा करने वाला है। विचार यह है कि सावधानीपूर्वक एकत्र किए गए तथ्य और आंकड़े, जब डेटा में अन्य चर से संबंधित होते हैं, तो एक महत्वपूर्ण सामान्य अर्थ प्रकट करते हैं, जिससे वैध सामान्यीकरण की अनुमति मिलती है। सामाजिक विश्लेषण को पूरे शोध में एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। व्यवस्थित विश्लेषण का लक्ष्य क्रमबद्ध और संगठित तथ्यों और आंकड़ों को उनके उचित संदर्भों और संबंधों में रखकर एक बौद्धिक संरचना का निर्माण करना है, जिससे सामान्य निष्कर्ष निकाले जा सकें। तथ्य और आंकड़े खुद के लिए नहीं बोलते हैं, वे जटिल हैं और उनके कई गुण हैं। तथ्य कभी भी सरल नहीं होते। विश्लेषकों को तथ्यों और आंकड़ों के साथ साथ उनके प्रति व्यक्तिपरक प्रतिक्रियाओं पर भी विचार करने की आवश्यकता है। सामाजिक विश्लेषण के लिए डेटा के गहन ज्ञान की आवश्यकता होती है। गहन और व्यावहारिक ज्ञान के बिना विश्लेषण बेकार है।
विश्लेषणात्मक शोध में पहला कदम एकत्रित सामग्रियों की आलोचनात्मक जांच है, हमेशा अध्ययन के उद्देश्य और इसके संभावित वैज्ञानिक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए। डेटा को फिर से पढ़ना और फिर से जांचना विश्लेषक की कल्पना को उत्तेजित करता है और समस्या और डेटा पर एक नए दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। डेटा विश्लेषण में एक कार्य, विशेष रूप से सामाजिक और व्यक्तिगत मुद्दों के लिए, एक कारण और प्रभाव संबंध स्थापित करना है। उन सभी कारण कारकों की तलाश करना महत्वपूर्ण है जो आमतौर पर एक जटिल सामाजिक स्थिति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक शोध की पहचान करने के लिए एक त्वरित प्रतिबिंब और कार्रवाई अभ्यास करने का समय है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि मुख्य रूप से वर्णनात्मक अध्ययन में भी कुछ विश्लेषण शामिल होगा और अत्यधिक विश्लेषणात्मक शोध में कुछ विवरण शामिल होगा। इसलिए आपको पूरी तरह से वर्णनात्मक या पूरी तरह से विश्लेषणात्मक अध्ययनों की तलाश नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय शोध के एक हिस्से की आवश्यक प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करें, इसे वर्णनात्मक या विश्लेषणात्मक के रूप में लेबल करने के लिए एक दिशा में अधिक झुकाव रखें। ज्ञान की दुनिया में प्रत्येक प्रकार के शोध का अपना उपयोग होता है। तो आइए चिंतन और कार्रवाई 12.2 को पूरा करें और फिर दूसरे शोध प्रकार की चर्चा पर आगे बढ़े। चिंतन और कार्रवाई 12.2 एक विभिन्न संगठनों और टीवी चैनलों द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर मतदान पूर्वानुमान पर किए गए शोध के प्रकार की पहचान करें। विभिन्न संगठनों और टीवी चैनलों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों का उपयोग करके मतदान पूर्वानुमानों पर शोध आमतौर पर वर्णनात्मक शोध की श्रेणी में आता है। इस प्रकार के शोध का उद्देश्य अध्ययन की जा रही आबादी या घटना की विशेषताओं का वर्णन करना है। यह इस बारे में सवालों का जवाब नहीं देता है कि विशेषताएं कैसे कब क्यों हुईं, जो विश्लेषणात्मक शोध के तहत किया जाता है। यहां प्राथमिक लक्ष्य डेटा एकत्र करना है, जिसका उपयोग मतदाता व्यवहार और वरीयताओं की एक व्यापक तस्वीर बनाने के लिए किया जा सकता है। वर्णनात्मक शोध विशेषताएं। उद्देश्य मौजूदा स्थिति का वर्णन करना। तरीके सर्वेक्षण, अवलोकन और केस स्टडी। परिणाम सांख्यिकीय डेटा और पैटर्न जो मतदाता जनसांख्यिकी, वरीयताओं और रुझानों में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। मतदान पूर्वानुमानों के संदर्भ में वर्णनात्मक शोध में मतदान व्यवहार की भविष्यवाणी करने के लिए विभिन्न सर्वेक्षणों से डेटा का संग्रह और विश्लेषण शामिल है। सर्वेक्षणों में मतदाताओं के इरादों, विभिन्न उम्मीदवारों और मुद्दों पर राय और जनसांख्यिकीय जानकारी के बारे में प्रश्न शामिल हो सकते हैं। एकत्र किए गए डेटा का सांख्यिकीय रूप से विश्लेषण किया जाता है ताकि पैटर्न और रुझानों की पहचान की जा सके जो चुनाव के परिणाम का पूर्वानुमान लगाने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण ओपिनियन पोल, एनडीटीवी, टाइम्स नाउ जैसे मीडिया हाउस या प्यू रिसर्च सेंटर जैसे संगठनों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। एग्जिट पोल, मतदाताओं के मतदान केंद्रों से बाहर निकलने के तुरंत बाद किए गए सर्वेक्षण। चुनाव पूर्व सर्वेक्षण, इप्सोस, गैलप और स्थानीय बाजार अनुसंधान फर्मों जैसी एजेंसियों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। ये सर्वेक्षण पूर्वानुमानों की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सांख्यिकीय उपकरणों और विधियों का उपयोग करते हैं। डेटा को अक्सर ग्राफ, चार्ट और तालिकाओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे यह आम जनता और हितधारकों के लिए सुलभ हो जाता है। एक सामाजिक मानव विज्ञानी द्वारा किस प्रकार का शोध किया जाता है जो एक आदिवासी समाज की संस्कृति का लेखा-जोखा प्रदान करता है? एक सामाजिक मानव विज्ञानी द्वारा किया गया शोध जो एक आदिवासी समाज की संस्कृति का लेखा-जोखा प्रदान करता है, आमतौर पर नृवंश विज्ञान अनुसंधान होता है। इस प्रकार का शोध गुणात्मक शोध की व्यापक श्रेणी में आता है और इसमें लोगों और संस्कृतियों का विस्तृत, गहन अध्ययन शामिल होता है। नृवंश विज्ञान अनुसंधान विशेषताएं। उद्देश्य लोगों के एक विशेष समूह के जीवन के तरीके को समझना और उसका वर्णन करना। तरीके सहभागी अवलोकन, गहन साक्षात्कार और समुदाय में तल्लीनता। परिणाम अध्ययन किए जा रहे समुदाय की सामाजिक प्रथाओं, अनुष्ठानों और दैनिक जीवन का एक व्यापक विवरण। नृवंश विज्ञान में मानव विज्ञानी समुदाय के भीतर काफी समय बिताते हैं, उनकी दैनिक गतिविधियों का अवलोकन करते हैं और उनमें भाग लेते हैं। यह गहन दृष्टिकोण शोधकर्ता को समृद्ध, विस्तृत डेटा एकत्र करने की अनुमति देता है जो समुदाय की संस्कृति, विश्वासों और प्रथाओं में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। नृवंश विज्ञान अध्ययन का उदाहरण। लेखक
ब्रोनिस्लाव मालिनोव्स्की। शीर्षक: पश्चिमी प्रशांत के अर्गोनॉट्स। वर्ष: 1922। प्रकाशन का स्थान: लंदन। प्रकाशन एजेंसी: रूटलेज। पश्चिमी प्रशांत के अर्गोनॉट्स में मालिनोव्स्की अपने व्यापक फील्ड वर्क के आधार पर ट्रोब्रिएंड द्वीपवासियों की संस्कृति का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। उनका अध्ययन उनके सामाजिक संगठन, व्यापार प्रथाओं और अनुष्ठानों को कवर करता है, जो उनके जीवन के तरीके का समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। 002 से विश्लेषणात्मक शोध उदाहरण। एक उदाहरण 1, सामाजिक स्तरीकरण पर विश्लेषणात्मक शोध। अध्ययन विवरण। लेखक: M.N. श्रीनिवास। शीर्षक: आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन। वर्ष: 1966। प्रकाशन का स्थान: बर्कले, कैलिफोर्निया। प्रकाशन एजेंसी: यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस। विवरण। M.N. श्रीनिवास की आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रियाओं और पैटर्न पर ध्यान केंद्रित करने वाले विश्लेषणात्मक शोध का एक अनुकरणीय टुकड़ा है। पुस्तक संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की अवधारणाओं की आलोचनात्मक जांच करती है। यह पता लगाती है कि ये प्रक्रियाएं भारतीय संदर्भ में सामाजिक गतिशीलता और परिवर्तन में कैसे योगदान करती हैं। श्रीनिवास जाति, वर्ग और सामाजिक पदानुक्रम की गतिशीलता को विच्छेदित करने के लिए ऐतिहासिक विश्लेषण और समकालीन डेटा के संयोजन का उपयोग करते हैं, जो भारतीय सामाजिक संरचना की सूक्ष्म समझ प्रदान करते हैं। 2 उदाहरण 2, लिंग अध्ययन पर विश्लेषणात्मक शोध। अध्ययन विवरण। लेखक: लीला दुबे। शीर्षक: लिंग में मानवशास्त्रीय अन्वेषण, प्रतिच्छेदन क्षेत्र। वर्ष: 2001। प्रकाशन का स्थान: नई दिल्ली। प्रकाशन एजेंसी: सेज प्रकाशन। विवरण। लीला दुबे की लिंग में मानवशास्त्रीय अन्वेषण, प्रतिच्छेदन क्षेत्र विश्लेषणात्मक शोध का एक और उत्कृष्ट उदाहरण है। यह पुस्तक लिंग, रिश्तेदारी और संस्कृति के अंतर्संबंधों पर गहराई से विचार करती है तथा विश्लेषण करती है कि ये तत्व विभिन्न समाजों में महिलाओं की भूमिका और स्थिति को कैसे प्रभावित करते हैं। ड्यूब ने लिंग पहचान और संबंधों के निर्माण और रखरखाव के जटिल तरीकों को उजागर करने के लिए क्रॉस-कल्चरल तुलनाओं और गहन केस स्टडीज दोनों का उपयोग किया है। उनका काम मजबूत सैद्धांतिक ढांचे पर आधारित है और अनुभवजन्य डेटा से समृद्ध है, जो लिंग अध्ययन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देता है। व्यापक विश्लेषण। मतदान पूर्वानुमान और वर्णनात्मक शोध। मतदान पूर्वानुमान आबादी के विविध विचारों और इरादों को पकड़ने के लिए वर्णनात्मक शोध पद्धतियों पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। प्राथमिक ध्यान सर्वेक्षणों और मतदानों के माध्यम से मात्रात्मक डेटा एकत्र करने पर है, जिसका फिर चुनावी परिणामों की भविष्यवाणी करने के लिए सांख्यिकीय रूप से विश्लेषण किया जाता है। डेटा चुनाव के दिन मतदाताओं के मूड, वरीयताओं और संभावित व्यवहार का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, चुनाव पूर्व सर्वेक्षण उत्तरदाताओं से उनके मतदान के इरादे, प्रमुख मुद्दों पर राय और आयु, लिंग, आय और शिक्षा के स्तर जैसी जनसांख्यिकीय जानकारी के बारे में पूछ सकते हैं। दूसरी ओर, एग्जिट पोल मतदाताओं से उनके मतपत्र डालने के तुरंत बाद डेटा एकत्र करते हैं, जो मतदान पैटर्न में वास्तविक समय की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। टीवी चैनलों और शोध संगठनों द्वारा किए गए जनमत सर्वेक्षणों में अक्सर प्रतिनिधित्व और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए जटिल नमूनाकरण तकनीक और सांख्यिकीय मॉडल शामिल होते हैं। इन सर्वेक्षणों के निष्कर्ष राजनीतिक विश्लेषकों, अभियान रणनीतिकारों और मीडिया के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे मतदाता व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों को समझने, मतदाताओं के साथ प्रतिध्वनित होने वाले प्रमुख मुद्दों की पहचान करने और उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों की लोकप्रियता का आकलन करने में मदद करते हैं। इसके अलावा, ये सर्वेक्षण मतदाताओं को ऐसी जानकारी प्रदान करके लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो उनके निर्णयों को प्रभावित कर सकती है और चुनावों में सूचित भागीदारी को प्रोत्साहित कर सकती है। जनजातीय समाजों में नृवंश विज्ञान अनुसंधान। सामाजिक मानव विज्ञानियों द्वारा नृवंश विज्ञान अनुसंधान जनजातीय समाजों की गहन खोज प्रदान करता है। समुदाय के बीच रहकर, उनकी दैनिक गतिविधियों में भाग लेकर और उनकी अंतःक्रियाओं का अवलोकन करके, मानव विज्ञानी विस्तृत और सूक्ष्म डेटा एकत्र कर सकते हैं, जो सतही अवलोकनों से परे है।
यह दृष्टिकोण समुदाय की संस्कृति, सामाजिक संरचना और विश्व दृष्टि की समग्र समझ की अनुमति देता है। ट्रोब्रिएंड द्वीपवासियों के बीच ब्रोनिस्लाव मालिनोव्स्की का काम नृवंश विज्ञान अनुसंधान का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उनके सामाजिक संगठन, आर्थिक प्रथाओं और औपचारिक गतिविधियों के उनके विस्तृत विवरण उनके जीवन के तरीके के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। मालिनोव्स्की की सहभागी अवलोकन पद्धति ने भविष्य के मानव विज्ञानियों के लिए एक मानक स्थापित किया, जिसमें समुदाय में खुद को डुबोने के महत्व पर जोर दिया गया ताकि उनकी संस्कृति की गहरी समझ हासिल की जा सके। नृवंश विज्ञान अनुसंधान आदिवासी समाजों के अध्ययन में विशेष रूप से मूल्यवान है क्योंकि यह उनकी संस्कृतियों की समृद्धि और जटिलता का सम्मान करता है और उन्हें उजागर करता है। यह रूढ़ियों और सरलीकृत चित्रणों को चुनौती देता है, उनके जीवन का अधिक प्रामाणिक और सम्मानजनक प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। नृवंश विज्ञान के माध्यम से मानव विज्ञानी पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं का दस्तावेजीकरण और संरक्षण कर सकते हैं जो आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण के सामने खो सकते हैं। विश्लेषणात्मक अनुसंधान उदाहरण। विश्लेषणात्मक अनुसंधान में विभिन्न सैद्धांतिक रूपरेखाओं और अनुभवजन्य डेटा का उपयोग करके जटिल घटनाओं की विस्तृत और व्यवस्थित जांच शामिल है। एम.एन. श्रीनिवास और लीला दुबे द्वारा किए गए अध्ययन इस दृष्टिकोण का उदाहरण देते हैं, जो क्रमशः सामाजिक स्तरीकरण और लिंग संबंधों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। भारत में सामाजिक परिवर्तन पर एम.एन. श्रीनिवास का काम संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की प्रक्रियाओं की आलोचनात्मक जांच प्रदान करता है। ऐतिहासिक और समकालीन डेटा का विश्लेषण करके श्रीनिवास स्पष्ट करते हैं कि ये प्रक्रियाएं सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक पदानुक्रमों के पुनर्गठन को कैसे प्रभावित करती हैं। उनका काम भारतीय समाज की गतिशील प्रकृति को उजागर करता है, जाति और वर्ग के स्थिर और एकरूप विचारों को चुनौती देता है। लिंग पर लीला दुबे का शोध उन जटिल तरीकों की खोज करता है जिनसे विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में लिंग पहचान और भूमिकाएं निर्मित होती हैं। लिंग को रिश्तेदारी और संस्कृति के साथ जोड़कर दुबे महिलाओं के जीवन और स्थिति को आकार देने वाले कारकों की व्यापक समझ प्रदान करती है। उनका विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण मजबूत सैद्धांतिक रूपरेखाओं पर आधारित और अनुभवजन्य डेटा से समृद्ध लिंग अध्ययन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देता है। निष्कर्ष में, विभिन्न प्रकार के शोध, वर्णनात्मक, नृवंश विज्ञान और विश्लेषणात्मक अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं और अलग अलग पद्धतियों को अपनाते हैं। मतदान पूर्वानुमानों पर वर्णनात्मक शोध मतदाता व्यवहार और वरीयताओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, चुनावी भविष्यवाणियों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सहायता करता है। सामाजिक मानव विज्ञानियों द्वारा नृवंश विज्ञान अनुसंधान आदिवासी समाजों की गहरी और सम्मानजनक समझ प्रदान करता है, उनकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करता है। विश्लेषणात्मक शोध, जिसका उदाहरण एम.एन. श्रीनिवास और लीला दुबे के कार्य हैं, जटिल सामाजिक घटनाओं की गहन जांच प्रदान करता है तथा सामाजिक स्तरीकरण और लिंग संबंधों को समझने में हमारी सहायता करता है। 3. अनुभवजन्य और खोजपूर्ण शोध। अनुभवजन्य शोध केवल अनुभवों या अवलोकनों पर निर्भर करता है, अक्सर सिस्टम और सिद्धांत पर विचार किए बिना। यह डेटा आधारित शोध है जो निष्कर्षों पर पहुंचता है, जिसे आगे के अवलोकन या प्रयोग द्वारा सत्यापित किया जा सकता है। इस शोध में एक कार्यशील परिकल्पना बनाने और एक प्रयोगात्मक डिजाइन स्थापित करने के लिए पहले हाथ के तथ्यों को प्राप्त करना आवश्यक है। इस प्रकार का शोध तब उपयुक्त होता है जब इस बात का प्रमाण चाहिए होता है कि कुछ चर किसी तरह से अन्य चर को प्रभावित करते हैं। प्रयोगों या अनुभवजन्य अध्ययनों के माध्यम से एकत्र किए गए साक्ष्य किसी दी गई परिकल्पना का दृढ़ता से समर्थन करते हैं। खोजपूर्ण शोध आमतौर पर गुणात्मक होता है और परिकल्पनाओं और सिद्धांतों को तैयार करने या परीक्षण करने में मदद करता है। इस शोध में शोधकर्ता को आमतौर पर अध्ययन के तहत समस्या या स्थिति के बारे में बहुत कम या कोई जानकारी नहीं होती है, या वह अध्ययन किए जा रहे समूह की संरचना से अपरिचित होता है। विश्वविद्यालय परिसर में छात्र अशांति की खोज करने वाले शोधकर्ता के उदाहरण के लिए बॉक्स 12.3 देखें। बॉक्स 12.3 अन्वेषणात्मक प्रकार के शोध का उदाहरण। छात्र अशांति के कारणों को समझने में रुचि रखने वाला व्यक्ति विभिन्न समस्याओं के प्रति छात्रों के असंतोष, इन समस्याओं के प्रति प्रशासकों की उदासीनता, प्रदर्शनों, हड़तालों आदि के लिए एक नेता के नेतृत्व में संगठित होने वाले छात्रों का अध्ययन करेगा। सक्रिय होने वाले छात्रों के प्रकार, बाहरी एजेंसियों से उन्हें मिलने वाला समर्थन,
अशांति कितनी व्यापक हो जाती है, पुलिस द्वारा इसे कैसे दबाया जाता है, नेताओं को कैसे गिरफ्तार किया जाता है और कैसे अधिकारियों पर कुछ मांगों को पूरा करने के लिए दबाव डाला जाता है। खोजपूर्ण अध्ययन शैक्षिक प्रणालियों में कमियों, राजनीतिक अभिजात वर्ग के बीच भ्रष्टाचार, पुलिस उत्पीड़न, ग्रामीण गरीबी आदि जैसी लगातार घटनाओं के लिए भी उपयुक्त है। खोजपूर्ण अध्ययन सामाजिक विज्ञान में काफी मूल्यवान है और शोधकर्ताओं के लिए नई जमीन तोड़ने के लिए आवश्यक है। 4. मात्रात्मक और गुणात्मक शोध। मात्रात्मक शोध मात्रा या राशि को मापने पर आधारित है। यह उन घटनाओं पर लागू होता है जिन्हें मात्रा के संदर्भ में व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार का शोध प्रत्यक्षवाद के पद्धतिगत सिद्धांतों का पालन करता है और सख्त नमूनाकरण और शोध डिजाइन मानकों का पालन करता है। गुणात्मक शोध एक गैर मात्रात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है या गुणात्मक घटनाओं से संबंधित होता है जो गुणवत्ता या प्रकार से संबंधित या शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, मानव व्यवहार के कारणों की जांच करने वाले शोधकर्ता को शब्द संघ परीक्षण, वाक्य पूर्णता परीक्षण, कहानी पूर्णता परीक्षण और इसी तरह की प्रोजेक्टिव तकनीकों जैसी तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। गुणात्मक शोध विशेष रूप से व्यवहार विज्ञान में महत्वपूर्ण है, जहां उद्देश्य मानव व्यवहार के अंतर्निहित उद्देश्यों की खोज करना है। मात्रात्मक और गुणात्मक प्रकार के शोध के बीच कोई द्वंद्व नहीं खोजने वाले दृष्टिकोण के लिए बॉक्स 12.4 देखें। बॉक्स 12.4 मात्रात्मक और गुणात्मक शोध पर रामकृष्ण मुखर्जी का दृष्टिकोण। मुखर्जी और सेनगुप्ता ने सामाजिक शोध की कार्यप्रणाली पर रामकृष्ण मुखर्जी का साक्षात्कार लिया। मुखर्जी ने दो प्रकार के शोध के बीच के संबंध को स्पष्ट रूप से इस प्रकार समझाया: गुणवत्ता मात्रा कोई द्वंद्व नहीं है, उनके बीच कोई या तो या नहीं है। गुणवत्ता विविधताओं में दूरियों को संदर्भित करती है जो हमें ज्ञात नहीं है और इसलिए उन्हें मापा नहीं जा सकता है। हमारा काम यह पता लगाना है कि ये दूरियां क्या हैं और उन्हें कैसे मापा जाए। यह दूरी उन संस्थाओं के बीच भिन्नता है जिनसे हम चिंतित हैं, चाहे वे व्यक्ति हों या कुछ और। आप पुस्तक 2 में ब्लॉक 5 और ब्लॉक 6 और पुस्तक 3 में ब्लॉक 7 में दो प्रकार के शोध के बारे में अधिक पढ़ेंगे। यह उल्लेखनीय है कि आप दो प्रकार के शोध को उनके तकनीकी और ज्ञानमीमांसा स्तरों के संदर्भ में अलग कर सकते हैं। तकनीकी स्तर पर दोनों प्रकार वैकल्पिक तरीकों का विकल्प प्रदान करते हैं। आप अपने शोध के लिए उनकी प्रासंगिकता के आधार पर उनमें से किसी एक या दोनों का चयन कर सकते हैं। तकनीकी स्तर पर दोनों प्रकारों के बीच बहुत अधिक द्वंद्व नहीं है। हालांकि ज्ञानमीमांसा के स्तर पर दो प्रकार के शोध सामाजिक वास्तविकता के बारे में ज्ञान को समझने के काफी अलग अलग तरीकों को संबोधित करते हैं। आमतौर पर प्रत्यक्षवादी, जो सर्वेक्षण और प्रयोगात्मक तरीकों का उपयोग करते हैं, मात्रात्मक शोध करते हैं। जो लोग प्रत्यक्षवादी ज्ञानमीमांसा की आलोचना करते हैं, वे गुणात्मक शोध करते हैं। यही कारण है कि दो प्रकार के शोध के बीच द्वंद्व की धारणा है। तकनीकी स्तर पर आप रामकृष्ण मुखर्जी से सहमत हो सकते हैं और उन्हें द्वंद्वात्मक नहीं मान सकते। 5. व्याख्यात्मक या कारणात्मक और अनुदैर्ध्य अनुसंधान। व्याख्यात्मक अनुसंधान बताता है कि सामाजिक घटनाएं क्यों होती हैं। इसका उद्देश्य चरों के बीच संबंध दिखाना है, जैसे कि एक दूसरे का कारण कैसे बनता है या जब दूसरा होता है तो एक कैसे होता है। उदाहरण के लिए, यह समझा सकता है कि टूटे हुए परिवार किशोर अपराध से कैसे संबंधित हैं, नशीली दवाओं का दुरुपयोग परिवार के नियंत्रण की कमी से संबंधित है या छात्र हड़ताल छात्र शिकायतों की उपेक्षा से संबंधित है। व्याख्यात्मक या कारणात्मक अनुसंधान किसी घटना के पीछे के कारणों या क्यों पर केंद्रित है। इसमें कारकों या परिवर्तनों की तुलना करना शामिल नहीं है। उदाहरण के लिए, महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर शोध का उद्देश्य यह उत्तर देना है कि पुरुष हिंसा क्यों करते हैं, जो एक व्याख्यात्मक शोध उदाहरण है। इस शोध में परिकल्पना दो या अधिक चरों के बीच संबंध दिखाती है और शोध डिजाइन संबंध के क्यों पहलू को समझने का प्रयास करता है। सहसंबंध अध्ययनों को कारणात्मक अध्ययनों के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वे समान नहीं हैं। एक परिकल्पना में दो चर सकारात्मक या नकारात्मक रूप से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन उनके बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं हो सकता है। अनुदैर्ध्य अनुसंधान समय के साथ एक समस्या या एक ही घटना का अध्ययन करता है,
जैसे कि भारत में 1979, 1989 और 1999 में पुरुषों और महिलाओं में एड्स का प्रचलन। ऐसे अध्ययन रुझान दिखाते हैं। अनुसंधान क्रॉस सेक्शनल भी हो सकता है, जो एक समय में कई तरह की घटनाओं को कवर करता है। 6. प्रायोगिक और मूल्यांकनात्मक अनुसंधान। कारण और प्रभाव समस्याओं को संबोधित करने के लिए प्रयोग सैद्धांतिक रूप से सबसे शुद्ध तरीका है। इसलिए समस्याओं को समझाने के लिए प्रयोग सबसे परिष्कृत तरीका है। आदर्श रूप से इस शोध प्रकार का उद्देश्य यह दिखाना है कि XY का कारण बनता है। इसे प्रदर्शित करने के लिए शोधकर्ता को यह दिखाना होगा कि XY का एक आवश्यक और पर्याप्त कारण है, जिसका अर्थ है कि Y के होने के लिए X का होना आवश्यक है और Y X का परिणाम है या कुछ और नहीं। नियंत्रित प्रयोगों में परिस्थितियों में हेरफेर करना शामिल है। शोधकर्ता महत्वपूर्ण कारकों की पहचान करता है और फिर उनके प्रभाव को देखने के लिए उन्हें शामिल या बहिष्कृत करता है। कारण कारकों की पहचान करके और उनमें हेरफेर करके शोधकर्ता देखे गए परिणाम का कारण बनने वाले कारकों को ठीक से पहचान सकता है। अवलोकन और मापन प्रयोग परिणामों और परिवर्तनों के सटीक और विस्तृत अवलोकन पर निर्भर करते हैं, जो प्रासंगिक कारकों के परिचय या बहिष्करण के बाद होते हैं। इनमें जो देखा जाता है उसका बारीकी से मापन भी शामिल होता है। नियंत्रित प्रयोग प्रयोगशाला या क्षेत्र सेटिंग में हो सकते हैं। प्रयोगशाला प्रयोग आमतौर पर छोटे होते हैं और इसमें कारण कारकों को अलग करने के लिए चर को बारीकी से नियंत्रित करना शामिल होता है। इनमें सावधानीपूर्वक अवलोकन और मापन शामिल होता है। यह विधि एक समान प्रक्रिया का उपयोग करती है, जिससे शोधकर्ता को एक विशिष्ट विशेषता को मापने की अनुमति मिलती है। हालांकि प्रयोगशाला प्रयोग प्राकृतिक सेटिंग में चीजों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं देते हैं, महंगे हो सकते हैं और सीमित प्रयोज्यता रखते हैं। यह आकलन करना चुनौतीपूर्ण है कि परीक्षण के परिणाम जांच की जा रही विशिष्ट क्षमता या योग्यता के बजाय परीक्षण की स्थिति के प्रति उत्तरदाता के अनुभव को दर्शाते हैं या नहीं। प्रयोगशाला सेटिंग एक कृत्रिम वातावरण बना सकती है जो परीक्षण के परिणामों को प्रभावित करती है, और कृत्रिम सेटिंग में उत्पन्न डेटा मनगढ़ंत लग सकता है। एक अन्य प्रकार का प्रायोगिक शोध प्राकृतिक सेटिंग में किया जाता है। आय के स्तर, गरीबी या कार्यालयों में धूम्रपान पर किए गए अध्ययनों में शोधकर्ता परिस्थितियों में हेरफेर नहीं कर सकता है। ऐसे अध्ययनों में नियंत्रण लागू करना न तो संभव है और न ही नैतिक। इसलिए ये अध्ययन प्राकृतिक वातावरण में किए जाते हैं, अवधि में लंबे होते हैं और महंगे हो सकते हैं। इसका समाधान करने के लिए कुछ सामाजिक वैज्ञानिक अर्धप्रयोगात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं। यहां शोधकर्ता स्वाभाविक रूप से होने वाले प्रयोगों की तलाश करते हैं, ऐसी परिस्थितियां जहां वे कृत्रिम नियंत्रण लगाए बिना अलग अलग चरों के प्रभाव को देख और माप सकते हैं। उदाहरण के लिए, खनन परियोजना के कारण लोगों का विस्थापन एक स्वाभाविक रूप से होने वाला प्रयोग हो सकता है। सामाजिक कार्यकर्ता तेजी से मूल्यांकनात्मक शोध में संलग्न हो रहे हैं। मूल्यांकनात्मक शोध को 3 बुनियादी सवालों तक सीमित किया जा सकता है। कार्यक्रम या एजेंसी, प्रक्रिया या प्रशासनिक संरचना कितना प्रभावी है? कार्यक्रम कितना कुशल है? इससे कार्यक्रम की लागत लाभ या लागत प्रभावशीलता के बारे में सवाल उठते हैं। क्या गतिविधि जारी रहनी चाहिए? क्या कार्यक्रम प्रभावी या कुशल है? यदि नहीं, तो क्या इसे जारी रखना सही है? शोधकर्ताओं को यह भी विचार करना चाहिए कि क्या कार्यक्रम नैतिक या कानूनी रूप से सही है। एक सक्षम मूल्यांकनकर्ता को प्रस्तुत मूल्य समस्याओं को अनदेखा नहीं करना चाहिए। 7. सहभागी कार्रवाई अनुसंधान। शुरू से ही कार्रवाई अनुसंधान ने व्यावहारिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली समस्याओं और जरूरतों से निपटते हैं। यह व्यावहारिक फोकस हमेशा कार्रवाई अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। कार्रवाई अनुसंधान की 4 मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। व्यावहारिक, इसका उद्देश्य वास्तविक दुनिया की समस्याओं को संबोधित करना है, अक्सर कार्यस्थलों या संगठनात्मक सेटिंग्स में। परिवर्तन, यह व्यावहारिक समस्याओं से निपटता है और सामाजिक घटनाओं में परिवर्तनों की भी खोज करता है। परिवर्तन अनुसंधान का एक मुख्य हिस्सा है। चक्रीय प्रक्रिया, अनुसंधान में एक फीडबैक लूप शामिल है।
प्रारंभिक निष्कर्षों से परिवर्तन होते हैं, जिनका फिर परीक्षण और मूल्यांकन किया जाता है, जिससे अधिक जांच होती है। भागीदारी, व्यवसायी केवल पर्यवेक्षक के रूप में ही नहीं, बल्कि अनुसंधान प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। कार्रवाई अनुसंधान में 2 चरण शामिल हैं। पहले चरण में अनुसंधान किया जाता है। दूसरे चरण में व्यवसायी अनुसंधान से प्राप्त ज्ञान का उपयोग करते हैं। इन दोनों प्रक्रियाओं को मिलाया जाता है। हालांकि अनुसंधान को अभ्यास के साथ जोड़ने से सभी प्रासंगिक कारकों को नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। अनुसंधान सेटिंग आमतौर पर चर के हेरफेर या नियंत्रण की अनुमति नहीं देती है, क्योंकि अनुसंधान सामान्य गतिविधियों के हिस्से के रूप में किया जाता है। 12.4 निष्कर्ष। यूनिट 12 में बताया गया है कि शोध क्या है और लोग सामाजिक वास्तविकता की जांच क्यों करते हैं। विभिन्न प्रकार के शोधों को सूचीबद्ध करने से आपको समाजशास्त्रियों के काम के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न लेबल को समझने में मदद मिलती है। व्यवहार में शोध को विशिष्ट प्रकारों में वर्गीकृत करना आसान नहीं है। यूनिट 12 में शोध प्रकारों की सूची से पता चलता है कि शोधकर्ता अक्सर एक प्रकार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनका ध्यान हमें सामाजिक घटनाओं के बारे में समाजशास्त्रीय ज्ञान में उनके योगदान का मूल्यांकन करने में मदद करता है। इसके बाद हम समाजशास्त्रीय शोध करने के विशिष्ट तरीकों को देखने से पहले शोध विधियों और शोध डिजाइन पर चर्चा करेंगे।